मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। आज अपन देखेंगे कंडक्टिबिलिटी ऑफ हार्ट, एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि अपन ने पिछले क्लास में बोल दिया था कि हार्ट जो है अपना ह्यूमन हार्ट वो मायोजेनिक है ना। तो क्या होता है, अपने हार्ट में स्पेशल मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स होते हैं। ठीक है, स्पेशल कार्डियक मसल्स होते हैं, मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स होते हैं। ठीक है, उनको बोला जाता है नोडल टिश्यू। इनके पास ये पावर होती है न्यूरॉन्स की तरह बिहेव करने की। ठीक है, न्यूरॉन्स की तरह बिहेव करने की मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने की। ठीक है, ये टिश्यू के पास, दिस टिश्यू हैज द एबिलिटी टू जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ये पावर सिर्फ न्यूरॉन्स के पास ही रह सकती है ना, लेकिन हार्ट के केस में मॉडिफाइड कार्डियक मसल कॉल्ड एज नोडल टिश्यू, उसके पास भी ये पावर रहती है, ये एबिलिटी रहती है टू जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पे रहता है नोडल टिश्यू? तो नोडल टिश्यू ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो नोडल टिश्यू एक तो होता है यहाँ पर राइट एट्रियम के टॉप राइट कॉर्नर में, है ना। ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो टॉप राइट कॉर्नर में इसको बोला जाता है साइनोएट्रियल नोड, या शॉर्ट में SA नोड। साइनोएट्रियल नोड या शॉर्ट में SA नोड। ठीक है, एक और रहता है AV नोड। AV नोड के नाम से समझ जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, मतलब वो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में रहना चाहिए, है ना। तो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में यहाँ पे वो रहना चाहिए, लेकिन वो एक्चुअली रहता राइट एट्रियम में ही है। लेकिन वो एट्रिया जहाँ पे खत्म होता है और वेंट्रिकल जहाँ पर शुरू होता है उसके इतना करीब है, उस बॉर्डर के इतना करीब है कि उसको नाम दिया गया है AV नोड। ठीक है, उसको नाम दिया गया है एट्रियो वेंट्रिकुलर, उसको नाम दिया गया हुआ है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, लेकिन ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, वो वहां पर एक्चुअली एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में नहीं होता है, वो रहता राइट एट्रियम में ही है, लेकिन एकदम कॉर्नर के पास जहां पर वेंट्रिकल्स एकदम बॉर्डर के पास, इसलिए उसको बोला गया है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या AV नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या फिर AV नोड। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो वेंट्रिकल्स है, ये वेंट्रिकल्स के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बीच में यहाँ पर ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, बराबर है। इधर AV नोड है, ये AV नोड है। तो AV नोड से क्या होगा, ऐसा एक बंडल ऑफ हिस नाम की चीज आएगी, और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है इसके टॉप पे, इसके ऊपर वाले रीजन में इट विल डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस। इट विल डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस। ठीक है, ये AV नोड से एक ब्रांच आई और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप पे ही ऊपर के रीजन में वो डिवाइड हो गया 2 ब्रांचेस में, दिख रहा है ना अपने को। फिर एक ब्रांच राइट वेंट्रिकल के वॉल्स में घुसेगी और दूसरी ब्रांच लेफ्ट वेंट्रिकल्स के वॉल में घुसेगी।
ठीक है। और फिर राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम मतलब मायो मतलब मसल, कार्डियो मतलब आर्ट, तो वो बीच वाला जो क्या कहते हैं उसको लेयर था, सबसे बाहर एपिकार्डियम, उसके भी बाहर पैराइटल कार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम, फिर विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम इज आल्सो कॉल्ड एज एपिकार्डियम, उसके बाद मायोकार्डियम और फिर एंडोकार्डियम, है ना। तो उस मायोकार्डियम को ये क्या करेगा, मायोकार्डियम को स्टिम्युलेट किया जाएगा, और मायोकार्डियम स्टिम्युलेट होने के कारण मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जो अपने को चाहिए वो। लेट अस सी इफ वी हैव एनी डायग्राम फॉर दैट। मिलते जाएगा ही द हार्ट। हार्ट डिजीज, एंजीना, आज अपने को ईसीजी भी पढ़ना है, वो भी अपन पढ़ लेंगे। नहीं, इसका ऐसा एक्सर्स डायग्राम तो नहीं दिख रहा है नोड का, लेकिन देखो इधर एवी नोड रहेगा, ठीक है, इधर ये राइट एट्रियम जो है, राइट एट्रियम के एकदम इसके पीछे ये जो पल्मोनरी ट्रंक दिख रहा है उसके पीछे एवी नोड रहेगा, वहां से ऐसी ब्रांच जाएगी यहाँ पर ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, और ऊपर से ही वो ब्रांच डिवाइड हो जाएगी दो ब्रांचेस में, और फिर एक ब्रांच ऐसे इधर जाएगी और राइट वेंट्रिकल के मायोकार्डियम को स्टिमुलेट करेगी, दूसरी ब्रांच ऐसे इधर जाएगी और लेफ्ट वेंट्रिकल के मायोकार्डियम को स्टिमुलेट करेगी, ठीक है। तो वो जो ब्रांचेस है उन ब्रांचेस को क्या कहा जाता है, देखो पाथ क्या रहेगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का, तो एसए नोड जनरेट करेगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, एसए नोड से वो जाएगा एवी नोड के तरफ, ठीक है, एवी नोड से जाएगा टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, वहां से कहां पर जाएगा, वहां से मतलब वो जो है ना उसको बंडल ऑफ हिस बोलते हैं, वो जो पार्ट है ना, इसको मैं काम करता हूँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, बंडल ऑफ हिस, ये जो पॉइंट है ना, ये जो है इसको बंडल ऑफ हिस बोलेंगे, ठीक है। बंडल ऑफ हिस के बाद उसका ब्रांचिंग होगा, उसको बोलेंगे बंडल ब्रांचेस, उसको बोलेंगे बंडल ब्रांचेस। और फिर बंडल ब्रांचेस से क्या होगा, ऐसे ऐसे फाइबर्स निकलकर, ऐसे ऐसे वायर्स निकलकर पूरे हार्ट के मस्क्यूलेचर में, हार्ट के मसल्स में ऐसे फैलेंगे, और पूरे हार्ट के मसल्स को मैसेज देंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देंगे, ताकि हार्ट का वेंट्रिकल के मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, बराबर है। तो ये जो फाइबर से जो नेटवर्क पूरा फैल रहा है ना ऐसा हार्ट के वेंट्रिकल्स में, उसके मस्क्यूलेचर में, उसको बोला जाता है पुरकिंजे फाइबर्स। अब एनसीईआरटी में इसकी अपन रीडिंग करेंगे, एनसीईआरटी ने इसको बहुत डिफिकल्ट भाषा में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन ये उसका सीधा सीधा मतलब है। ऐसे नोड से करंट एवी नोड की तरफ आएगा, ऑफ कोर्स इधर भी जाएगा क्योंकि वो सिंसिशियम है, अपने को पता है, तो वो करंट इधर तो जाएगा ही, साथ ही साथ एवी नोड की तरफ जाएगा। एवी नोड से वो कहाँ जाएगा, इधर बंडल ऑफ हिस में जाएगा, है ना, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में जाएगा, फिर बंडल ऑफ हिस डिवाइड हो जाएगा राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में, और फिर दिस बंडल ब्रांचेस विल कंटिन्यू एज पुरकिंजे फाइबर्स इन द मस्क्यूलेचर ऑफ द हार्ट। तो सीक्वेंस क्या है, एसए नोड, एवी नोड, टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दैट इज बंडल ऑफ हिस से बंडल ब्रांचेस लेफ्ट एंड राइट, एंड देन पुरकिंजे फाइबर्स। ऐसा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ये फैलेगा, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फैलने की चीज में एक बात अपने को ध्यान में ऐसी रखनी है, एक इम्पॉर्टेंट चीज अपने को ऐसी ध्यान में रखनी है
कि एसए नोड क्या कर रहा है, एसए नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर रहा है जो बाकी के नोडल टिश्यू में स्प्रेड हो रहा है ना। अब कुछ केसेस में एक डिजीज रहता है, उस डिजीज का नाम है साइनस नोड डिसफंक्शन। ठीक है, उसमें क्या होता है, साइनोएट्रियल नोड जो है अपना एसए नोड वो हो जाता है खराब। अब एसए नोड अगर खराब हो गया तो फिर तो पूरा ही प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। मतलब हार्ट तो पूरा खत्म ही हो जाएगा, वो तो कोई डिजीज नहीं हो तो सीधा डेथ हो गई, ऐसा तुम लोग सोचोगे कि एसए नोड खराब हो गया तो फिर बचा ही क्या है, क्योंकि एसए नोड ही एवी नोड को कंट्रोल कर रहा है, फिर एवी नोड से वो बंडल ऑफ में जा रहा है, फिर वहां से पुरकिंजे फाइबर्स में जा रहा है। एसए नोड ही अगर कुछ नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, तो ऐसी बात नहीं है। सभी नोडल टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल नहीं, क्या बोलेंगे, एबल, कैपेबल। ठीक है, जितना भी नोडल टिश्यू है हार्ट में वो पूरा नोडल टिश्यू, ऑल द नोडल टिश्यू इज कैपेबल, ठीक है, ऑफ जनरेटिंग इम्पल्स। ये चीज एनसीईआरटी में तो दी हुई है ही, लेकिन इसको एकदम इंपॉर्टेंट करके लिख लेने का है अपने को कि सभी नोडल टिश्यू में पावर है, सिर्फ एसए नोड में नहीं है। पर एसए नोड का जो रेट है ना वो सबसे ज्यादा है। कितना होगा, अभी यार लाइव क्लास नहीं है इसलिए मैं तुमको पूछ नहीं सकता, लाइव क्लास में तो मैंने जरूर पूछा रहता कितना होगा। कॉमन सेंस आंसर है इसका, एसए नोड का इम्पल्स जनरेट करने का रेट कितना रहेगा, बहुत ही थर्ड क्लास और कॉमन सेंस आंसर है। क्योंकि अगर हार्ट का अपना हार्ट बीटिंग का रेट अपना 70 to 72 टाइम्स पर मिनट है ऑन एन एवरेज, तो एसए नोड का जो इम्पल्स जनरेट करने का रेट रहेगा वो कितना रहेगा, 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। मैंने एक्चुअली उल्टा बोला, इसका इतना है इसलिए हार्ट रेट भी इतना है। क्योंकि हार्ट रेट मतलब क्या, हार्ट एक मिनट में कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मैसेज कौन दे रहा है, एसए नोड। एसए नोड एक मिनट में जितनी बार मैसेज देगा उतनी बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब अपन रनिंग कर रहे हैं तब उस समय एसए नोड का जो रेट है वो बढ़ जाता है और इम्पल्स जनरेट करने का, इसलिए हार्ट रेट भी बढ़ जाता है रनिंग करते वक्त। ठीक है, तो अल्टीमेटली हार्ट के रेट को कौन कंट्रोल कर रहा है, एसए नोड कंट्रोल कर रहा है ना। हेंस एसए नोड इज टर्म्ड एज पेस। पेस समझता है ना अपने को, पेस मेकर बोलते हैं उसको। क्योंकि हार्ट के जो रेटिंग, हार्ट का जो बीटिंग है, तो हार्ट का जो रेट है उसका पेस कौन सेट कर रहा है, तो एसए नोड सेट कर रहा है, सिंपल। लेकिन अगर एसए नोड खराब हो गया किसी रीजन से तो अपन मर ही जाएंगे क्या, नहीं। ऑल द नोडल टिश्यू इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग इम्पल्स। इतना फास्ट इम्पल्स, इतने ज्यादा रेट पे फिर वो जनरेट नहीं कर पाएगा, अपना हार्ट रेट घट जाएगा। अगर एसए नोड नहीं रहा तो, एसए नोड की जगह कोई और रहा तो हार्ट रेट डेफिनेटली घट जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अपन मर ही जाएंगे, मरेंगे नहीं अपन। ठीक है, चल जाएगा। एवी नोड, बंडल ऑफ ईज, पुरकिंजे फाइबर्स, ये सब भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, पर दे आर नॉट पेस मेकर। क्योंकि वो लोग भी अगर इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं और एसए नोड भी अगर इम्पल्स जनरेट कर रहा है, तो एसए नोड का रेट सबसे ज्यादा होने के कारण एसए नोड उन लोगों को ओवरराइड कर लेता है, उनको ऊपर डोमिनेंट हो जाता है, खुद ही अपना जीत जाता है। क्योंकि इसका रेट सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको पेसमेकर बोलते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो ये तो एकदम सिंपल सी कंसेप्ट है, इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस हार्ट में स्प्रेड हो रहे हैं ना, इन डिस्टर्बेंसेस के मदद, इन डिस्टर्बेंसेस को अपन गिन सकते हैं, इन डिस्टर्बेंसेस को अपन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स यू पीपल आर अवेयर ऑफ दिस थिंग कि इसको मेजर किया जा सकता है। उस चीज का नाम है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में देखते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में होता क्या है एक्चुअल में। तो ईसीजी जो है उसमें अपने को एक चीज लेकिन ध्यान में रखनी है कि ईसीजी में जो मशीन है ना
मशीन का नाम और उस मशीन में से जो कागज का टुकड़ा निकलेगा जिसके ऊपर अपन वो ग्राफ स्टडी करेंगे, उस कागज के टुकड़े का नाम, एक्चुअली दोनों का नाम उल्टा है। मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये मशीन है, ठीक है। और जो उसका एक्चुअल में रिजल्ट है जो अपने को डॉक्टर देंगे, कागज का टुकड़ा जिसके ऊपर ग्राफ बना हुआ रहेगा, उस रिजल्ट का, उस ग्राफ का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। एग्जैक्टली उल्टा, मशीन इज ग्राफ एंड रिजल्ट इज ग्राम, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखेंगे। तो क्या करते हैं इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कैसे निकालते हैं? तो अपने पास क्या रहता है ना, इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड्स ऑन 4 limbs एंड 2 ऑन हाइंड लिम्स, ऐसा अटैच करते हैं। उसके पहले स्किन के ऊपर एक कंडक्टिंग जेल लगा देते हैं ताकि कंडक्टिविटी उसके, मतलब वो इलेक्ट्रोड्स जो भी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस है उसको अच्छे से मेजर कर सके, ठीक है। इसलिए कंडक्टिंग जेल लगाते हैं और उसके बाद ये इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। 2 इलेक्ट्रोड्स 4 लिम्स पे, 2 इलेक्ट्रोड्स हाइंड लिम्स पे। तो एक एक लिम्ब पे एक एक इलेक्ट्रोड हो गया बेसिकली। एंड 6 इलेक्ट्रोड्स ऑन चेस्ट। ये सब मैं किताब में पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। मैं जब एक बार ईसीजी निकालने गया था तब उन्होंने तो इतने सारे इलेक्ट्रोड्स लगाया हुआ, मेरे को तो याद नहीं आ रहा है, बहुत ही कम इलेक्ट्रोड्स लगाए थे, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो चेक करते हैं। तो क्या होता है कि एक अपने को ग्राफ मिलता है, ठीक है। उस ग्राफ को अपन क्या बोलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उल्टा है, ठीक है। वो ग्राफ में क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे प्लॉट किया जाएगा वोल्टेज डिस्प्लेसमेंट, मतलब वोल्टेज कितना कम ज्यादा हुआ है, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे टाइम, है ना। अब किसको चेक करता है, किसको मेजर करता है? तो लोगों को जनरली, मैं बार बार देखना, स्टार्टिंग से क्या बोल रहा हूँ कि ये कंडक्टिविटी को चेक करता है, अपन कंडक्टिंग जेल लगाते हैं, इलेक्ट्रोड लगाते हैं, वोल्टेज डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट किया गया है। ये सब चीजें मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल रिलैक्सेशन, ऐसा बोलते हैं कि दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स एट्रियल रिलैक्सेशन। नहीं, रिलैक्सेशन नहीं, एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ये सब चीजें अपने को बोलने का है। 2 मिनट में समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो क्या रहता है ईसीजी में, एक पी वेव रहता है, एक पी वेव, ठीक है। ये पी वेव है। फिर पी वेव के बाद है क्यू, फिर वो ऊपर चढ़ता है आर, फिर से नीचे जाता है एस, और फिर एक टी वेव रहता है। तो पी, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और फिर टी वेव। मैंने बहुत गंदा बनाया है। फिर से पी वेव, फिर से क्यू आर एस, फिर से टी वेव, फिर से पी वेव, एंड सो ऑन, ठीक है। अगेन पी, क्यू आर एस, टी, अगेन पी, ठीक है। तो ये इतना जो रीजन है, ये एक कार्डियक साइकिल है। कितना भी रीजन पकड़ लो, यहां से पकड़ोगे तो यहां तक पकड़ो, यहां से पकड़ोगे तो यहां तक पकड़ो, कितना भी रीजन पकड़ लो, उतना रीजन विल रिप्रेजेंट 1 कार्डियक साइकिल, ठीक है। क्योंकि साइकिल है तो अपन कहीं से भी शुरू कर सकते हैं ना। तो इसमें क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट करता है, तो ईसीजी में जो पी वेव रहता है, वो पी वेव रिप्रेजेंट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्या है अपने को अभी अच्छे से पता है, अपन ने ब्रेन वाले चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है ना। Na+K+ पंप वाला, Na+ अंदर आता है वगैरह, तो वो सब एक्चुअली काम है न्यूरॉन्स के, लेकिन
यहाँ पर स्पेशल कार्डियक मसल है, इसको अपन बोलेंगे नोडल टिश्यू, जिसके पास ये एबिलिटी अवेलेबल रहेगी, जो ये कर पाएगा, है ना। तो एट्रियल एसए नोड सबसे पहले, ऑफ कोर्स एसए नोड एक्टिवेट होगा तो सबसे पहले कौन डीपोलराइज होने वाला है, तो सबसे पहले एट्रिया डीपोलराइज होने वाला है। डीपोलराइजेशन की बात मैं कर रहा हूं, ये सही है। लोग क्या करते हैं पता है, लोग बोलते हैं कि पी वेव रिप्रेजेंट्स एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ये गलत है। देखो, डीपोलराइजेशन के कारण ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसके कारण, अरे जब डीपोलराइज होगा, मैसेज जनरेट होगा, तभी तो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे ना मसल्स, तो इसके कारण ये होगा। दिस इज एक्सेप्टेबल टू मी, पर इसकी जगह ये बोलना इज टोटली रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपन कॉन्ट्रैक्शन को कैसे काउंट करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन अगर तुमको गिनना है तो फिर तुमको यहाँ पर वोल्टेज डिस्प्लेसमेंट नहीं गिनना पड़ेगा, फिर तुमको प्रेशर मेजर करना पड़ेगा वहां पर, फिर तुमको वाई एक्सिस पे प्रेशर मेजर करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, फिर तुमको इलेक्ट्रोड लगा के नहीं चलेगा, फिर तुमको बैरोमीटर, जो प्रेशर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट रहता है, वो लगाना पड़ेगा, है ना। कॉन्ट्रैक्शन को अगर तुम गिन रहे हो तो इसका मतलब तुम प्रेशर या फोर्स जो जनरेट हुआ है उसको गिन रहे हो। उसको कैसे गिनोगे इलेक्ट्रोड की मदद से? इट इज नॉट पॉसिबल कि ईसीजी के मदद से अपन कॉन्ट्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। नो, ईसीजी के मदद से अपन डीपोलराइजेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। डीपोलराइजेशन के कारण कॉन्ट्रैक्शन होगा, दैट इज फाइन विथ मी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। लेकिन ये और ये एक ही चीज नहीं है, एकदम ध्यान में रखने का। क्या रिप्रेजेंट करता है पी वेव, तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलने का। बहुत जनता बोलती है, ठीक है, लेकिन नॉट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। फिर आता है क्यू आर एस वेव। अच्छा, ये क्यू आर एस जो है, ये क्यू आर एस में क्यू और एस नीचे क्यों जाता है, इसका रीजन है, लेकिन उसका रीजन इलेक्ट्रॉनिक्स में है, बायोलॉजी में नहीं है, ठीक है। तो वो सब मैं तुमको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो बहुत ही डिटेल में है। टू बी फ्रैंक, मेरे को भी वो अच्छे से समझता नहीं है, ठीक है। तो वो सब के चक्कर में छोड़ो, क्यू और एस नीचे क्यों जाता है, वो लीड्स का खेल रहता है। वो जो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं ना, उनको लीड्स बोलते हैं, तो वो कुछ तो भी है, मतलब एक प्लस इलेक्ट्रोड रहता है और एक माइनस इलेक्ट्रोड रहता है, और प्लस से माइनस जा रहा होगा तो वो उसके ऊपर रहेगा, माइनस से प्लस जा रहा होगा तो नीचे रहेगा। कुछ तो भी वो मेरे को भी अच्छे से नहीं समझता है वो, ठीक है। पर उसका वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला खेल है, वो ईसीजी वाला खेल नहीं है, ठीक है। तो ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिक्यूलर डीपोलराइजेशन। और वेंट्रिक्यूलर डीपोलराइजेशन के कारण क्या होगा, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। वेंट्रिक्यूलर डीपोलराइजेशन के कारण क्या होगा, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के कारण वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वेंट्रिकल का जब डीपोलराइजेशन होगा तब एट्रिया तो रीपोलराइज हो जाएंगे कि नहीं, तो एट्रिया का रीपोलराइज होने का ग्राफ कहां पर है, तो जब वेंट्रिकल्स डीपोलराइज होंगे तभी एट्रिया रीपोलराइज होंगे। तो एट्रिया का जो रीपोलराइज होने का ग्राफ है, एट्रिया का जो रीपोलराइज होने का कर्व है, वो कर्व छुपा हुआ है कहां पर, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के पीछे। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के पीछे वो छुप जाता है। छुप जाता है मतलब वो क्या 3 डायमेंशनल है क्या, या वो लपा छुपी खेल रहा है, हाइड एंड सीक खेल रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, मुद्दा ये है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स उसको ओवरकम कर लेता है, ओवरराइड कर लेता है, डोमिनेंट हो जाता है। इसलिए एट्रियल रिपोलराइजेशन का कर्व अपने को नहीं दिखता है, लेकिन एट्रियल रिपोलराइजेशन का कर्व भी इसी पॉइंट पे आएगा। ये अपना कहने का मुद्दा है। ये ज्यादा पावरफुल कर्व होने के कारण इसका डीपोलराइजेशन, इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होने के कारण दिखता अपने को ये है, लेकिन इसी टाइम में ये भी होने वाला है, पर इसके कारण वो अपने को दिखता नहीं है। कहने का मुद्दा वो है, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट टी वेव, ठीक है, पी वेव हो गया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया,
व्हाट अबाउट टी वेव? तो ऑब्वियस सी बात है कि टी वेव रहना चाहिए वेंट्रिक्यूलर रीपोलराइजेशन, जिसके कारण क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, इसके कारण वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा, इसके कारण वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा। रीपोलराइजेशन मतलब सिस्टोल नहीं, पर रीपोलराइजेशन के कारण सिस्टोल जरूर होगा, नो डाउट इन दैट, है ना। तो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन जो रहेगा, इसमें एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन घुसेगा के साथ में? नहीं, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन उसके बाद है। ध्यान में रखना है अपने को कि वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन जब होगा तब एट्रिया ऑलरेडी रीपोलराइज्ड है। यहाँ पर जॉइंट डायस्टोल, मतलब यहाँ पर नहीं पर इसके कारण जॉइंट डायस्टोल आएगा, और उसके थोड़ी देर के बाद 0.1 सेकंड्स के लिए एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा, तो उसका वेव अलग रहेगा। ठीक है, तो इसके पीछे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो एक बार फिर से, एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मतलब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, इसी समय एट्रिया का रीपोलराइजेशन भी हो गया है, एंड टी वेव रिप्रेजेंट्स द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ठीक है, उसके बाद फिर से एट्रिया का डीपोलराइजेशन, फिर से एट्रिया का री एंड वेंट्रिकल्स का डी, फिर से वेंट्रिकल्स का री, फिर से एट्रिया का डी, हो गया ना कार्डियक साइकिल। ऐसा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। इस गंदे से डायग्राम को, मतलब वो अच्छा दिखता है, मैंने बहुत गंदा डायग्राम बनाया है, इसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये जो ग्राफ है इसको हम बोलेंगे ग्राम, और वो जो मशीन है उस मशीन को हम बोलेंगे ग्राफ। ये चीज प्लीज 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 एकदम अच्छे से दिमाग में रखो, इसमें कंफ्यूजन अपने को नहीं होने देना है। ठीक है, तो ये बात हो गई वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन की। बट एक चीज अभी ध्यान में रखेंगे, एनसीईआरटी ने क्या किया है, एनसीईआरटी ने क्या किया है, एनसीईआरटी ने बोला है कि द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एनसीईआरटी ने बोला है कि द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, ये तो गलत हो गया, कुछ तो उल्टा तिल्टा हो गया। टी वेव को अपन बोल रहे हैं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन का वेव, और एनसीईआरटी बोल के रखती है कि एंड ऑफ टी वेव मतलब ये पॉइंट जहां पर टी वेव एंड हो रहा है वहां पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड हो रहा है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल तो यहीं पे एंड हो जाना चाहिए था क्यूआरएस में, क्योंकि इसके कारण ये तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन था ना। अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो वीडियो को बैक कर करके फिर से देखते रहो। ठीक है, एक्चुअली देखो मुश्किल नहीं है, लेकिन डी और री के कारण तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो। याद रखना, सी फॉर कॉन्ट्रैक्शन, डी फॉर डीपोलराइजेशन, ABCD। तो डीपोलराइजेशन के कारण, डीपोलराइजेशन के कारण कॉन्ट्रैक्शन होगा, और RR रीपोलराइजेशन के कारण रिलैक्सेशन होगा। सिंपल सी चीज है एकदम। ठीक है, सोच समझ के अच्छे से धीरे धीरे कर लेना। अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो, कंफ्यूजन हो रहा होगा तो डी और री में हो रहा होगा आई थिंक। ठीक है, तो आराम से एकदम पहले एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं है लेकिन तुम लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूं। एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, फिर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज एट्रिया का रिलैक्सेशन, है ना, और फिर वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन। एट्रिया तो ऑलरेडी रिलैक्स्ड है, जॉइंट डायस्टोल हो जाएगा, फिर से एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल चीज है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ऐसा बोल रही है कि एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। व्हाट? सिस्टोल है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। गड़बड़ हो गई, पूरा उल्टा हो गया। नहीं हुआ उल्टा। इसका आंसर गाइटन में क्या दिया हुआ है कि राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, बेसिकली दोनों वेंट्रिकल्स साइज में इतने बड़े होते हैं कि बाय द टाइम, ठीक है ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, बाय द टाइम ऊपर के रीजन में, ठीक है ये देखो ऊपर के रीजन में नहीं है, इधर सॉरी, ये इधर से ऐसे बंडल ऑफ फिश आएगा और बंडल ऑफ फिश से करंट ऐसा इधर फैलेगा, नीचे से ऊपर फैलेगा, एपेक्स से बेस की तरफ। मैंने बताया था तुम लोगों को कि हार्ट में
ये एपेक्स है और इधर बेस है, तो एपेक्स से बेस की तरफ फैलेगा करंट पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू, डीपोलराइजेशन की वेव पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू एपेक्स से बेस की तरफ फैलेंगे, बराबर है ना। तो एपेक्स से बेस की तरफ फैलते वक्त, एपेक्स से बेस की तरफ जाते वक्त, एपेक्स से बेस की तरफ जाते हुए क्या होगा, बाय द टाइम वो करंट इधर फैलेगा ना, इधर, तब तक इस तरफ रीपोलराइजेशन चालू हो चुका रहेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका इतना बड़ा देश है कि उसमें जैसे वो होता है ना, कॉन्टिनेंट चेंज होता है तो टाइमिंग चेंज होती है, इस तरफ दोपहर के 3 बजे रहते हैं, उस तरफ रात के 3 बजे रहते हैं, वो सब पता है ना तुमको, टाइम चेंज होता है। ठीक है, तो अमेरिका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, इतना बड़ा देश है कि उसमें एक ही देश में 2 अलग अलग टाइम जोन्स है, मतलब एक जगह दोपहर के 3 बजे रहेंगे, एक जगह दोपहर के 12 बजे रहेंगे। कोई तो भी अमेरिका का एक स्टेट या एक सिटी 3 घंटा आगे रहेगी, जैसा अपन दूसरे कंट्रीज के हिसाब से सोचते हैं वैसा। ठीक है, तो वैसा ही वेंट्रिकल्स को इमेजिन करो, अमेरिका के जैसा इतना बड़ा है कि उसमें 2 अलग जोन्स तैयार हो जाते हैं। इधर रीपोलराइजेशन चालू हो गया, मतलब इधर रिलैक्सेशन चालू हो गया, और इधर अभी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि जो वेव फैलती है पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू, वो वेव इधर कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर वो वेव इधर पहुंची, अब इधर जब कॉन्ट्रैक्शन चालू हुआ तब तक इधर रिलैक्सेशन भी चालू हो गया। समझ में आ रही है ना ये चीज? यूएसए के समान इमेजिन करो कि कितना बड़ा जैसा देश है यूएसए, वैसा वेंट्रिकल्स इतना बड़ा चेम्बर है कि उसमें एक एंड में डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन वाली वेव चलती रहेगी, तो दूसरी तरफ रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन वाली वेव चालू हो चुकी रहेगी। ठीक है, तो टी वेव का एंड जब आएगा तो टी वेव के एंड में अपने को गारंटी हो चुकी रहेगी कि अभी वेंट्रिकल का ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट होने का बाकी है, क्योंकि उतना समय बीत चुका होता है। नाउ वी कैन सेफली से कि चलो टी वेव एंड हो गया है, इवन दो इट मार्क्स रीपोलराइजेशन, लेकिन वो जब एंड हो गया है तो मतलब अभी अपन सेफली बोल सकते हैं कि वेंट्रिकल्स का ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं है जो डीपोलराइज होना बाकी है। अपन ऐसा सेफली बोल सकते हैं, इसलिए एनसीईआरटी ने बोला है कि एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इवन दो इट रिप्रेजेंट्स दिस, ये वाली पार्ट, ये वाला चीज क्यों होता है? क्योंकि वेंट्रिकल्स बहुत बड़े हैं साइज में, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि साइंटिफिकली तो इंपॉर्टेंट है ही, ऊपर से एनसीईआरटी ने बोल दिया तो फिर तो पूछना ही नहीं पड़ता कुछ अपने को। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अपने कॉपी में इसको लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये ईसीजी जो चीज है, ये ईसीजी को डिस्कवर किसने किया था? तो ईसीजी वॉज डिस्कवर्ड बाय इंथोवेन। ECG was discovered by इंथोवेन। और वो एक म्यूजिशियन था, वो अलग है, वो बिथोवेन था। ठीक है, उसको इंथोवेन के साथ कंफ्यूज नहीं करना, वो बिथोवेन था, वो अलग है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ECG डिस्कवर किया था इंथोवेन ने। ठीक है, तो विद दिस आई विल स्टॉप। अपन पहले एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेंगे कंसेप्ट वाइज अभी। अरे हाँ, थोड़ा सा वो आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस वगैरह बाकी है, वो बता दूंगा, और फिर अपन एनसीईआरटी का रीडिंग कर लेंगे। ठीक है, और फिर अपन डिजीजेस देख लेंगे। तो कल मैं कुछ भी करके सर्कुलेशन खत्म कर दूंगा। कल ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स की टेस्ट भी रहेगी, तो उसकी भी पढ़ाई अच्छे से कर लो। ठीक है, विद दिस आई बिड यू फेयरवेल, गुड बाय।